हेलो दोस्तों। मैं हूं शौमिक दत्त और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल बाप टू प्रिवेल्स में हार्दिक स्वागत है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो, उसको कैसे क्लियर किया जाए उसका स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम मेनली दो पार्ट में कंडक्ट होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। और तीसरा स्टेज सिर्फ आरआरबी पीओ के लिए होता है, वो है इंटरव्यू। चलिए दोस्तों, पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बात किया जाए। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अगर क्लर्क बोला जाए या फिर पीओ, दोनों में ही रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40-40 क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, तो टोटल 80 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मतलब 80 क्वेश्चन रहेगा। और आपको यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट्स, मतलब कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। टोटल 45 मिनट्स आपको अलॉट होगा और उसमें आपको 80 क्वेश्चन करना है। तो पहले रीजनिंग के बारे में बात किया जाए। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन आपका आता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से, और बाकी 15 नंबर आता है लगभग आपका मिसलेनियस, जिसमें होता है आपका चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। उसमें चाइनीज़ कोडिंग के प्रीलिम्स में देता है सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन और आपका इनइक्वलिटीज़। सब क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा, पर मिसलेनियस के अंदर ये सिलेबस आता है। तो अब सभी लोग पहले आईबीपीएस आरआरबी का मेमोरी बेस्ड पेपर डाउनलोड कीजिए। गूगल में सर्च कीजिएगा कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क 2017, 18, 19, 20 मेमोरी बेस्ड प्रीलिम्स पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिएगा। हर रोज़ आप सुबह में 2 पज़ल और रात में 2 सिटिंग अरेंजमेंट करिए अप टू प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक। रीजनिंग के लिए बता रहे। और हमने जैसे बताया कि एक चाइनीज़ कोडिंग आपको मिलेगा ही, तो आप हर दिन एक चाइनीज़ कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए। न्यू पैटर्न कोडिंग देता नहीं है, चाइनीज़ कोडिंग ही देता है, इसलिए चाहे वो क्लर्क हो या आरआरबी हो, आरआरबी का पीओ हो, तो आप चाइनीज़ कोडिंग हर दिन सॉल्व कीजिए। इससे आपका मतलब पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप ऐसे करते जाए 7 दिन बाद, आप देखेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन का स्किल है वो भी बढ़ रहा है। और आपका जो टाइमिंग है एक पज़ल करने में, अभी लग सकता है आपको 6 से 7 मिनट लग जाए, पर 7 दिन बाद वही उसी एक ही पज़ल को करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। तो आपको दोनों तरफ से मदद मिलेगा। और चाइनीज़ कोडिंग आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, उसमें भी सीखने जैसा कुछ है नहीं, एक बार सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। इनइक्वलिटीज़, आप इनइक्वलिटीज़, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन आप ऑल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन सिलोगिज्म कीजिए, एक दिन ब्लड रिलेशन कीजिए, और फिर आप कीजिए इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ एक दिन कीजिए, सिलोगिज्म एक दिन कीजिए, ब्लड रिलेशन कीजिए। ऐसे करते करते आपका 40 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप जब मेमोरी बेस्ड पेपर आपका सॉल्व हो जाए, फिर आप मॉक दीजिए। डिफरेंट वेबसाइट है, मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली किसी वेबसाइट का नाम डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगा, मतलब किसी रेफर नहीं करना चाहूँगा, आप लोग तो जानते ही होंगे। आप सर्च कीजिएगा फ्री मॉक टेस्ट फॉर आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम, तो आपको ढेर सारा मिल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए तो मतलब ढेर सारा मिलेगा, तो आप वहाँ पे दीजिए हर दिन। मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हर दिन आप एक मॉक लगाइए, और मॉक देने के बाद उसको रिव्यू भी कीजिए, कहाँ पे आपका मतलब गलत हुआ, कौन सा एग्ज़ाम आपसे मतलब कौन सा क्वेश्चन आपसे छूटा, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, वहाँ पे आप काम कीजिए। अभी आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपका आता है। 10 से 12 या 15 क्वेश्चन भी आता है व्हाट प्रॉब्लम, जो एरिथमेटिक से आता है। उसमें पाइप सिस्टम, टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, परसेंटेज, एवरेज, और मेंसुरेशन का भी थोड़ा पोर्शन रहता है। और आपका बाकी जो पोर्शन रहता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, और आपका देता है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के ऊपर सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन देता है। हाँ, और एक आरआरबी के क्लर्क के लिए एग्ज़ाम के लिए आपको एक डीआई मिलेगा और एक किसलेट डीआई मिलेगा। और आरआरबी के पीओ के एग्ज़ाम के लिए आपको 2 डीआई मिलेगा और एक किसलेट डीआई मिलेगा। तो इसके लिए हम आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि आप 1 से लेके 20 तक क्यूब
और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर एकदम रट लीजिए। और आप हर दिन सुबह और शाम को 5 और सुबह में 5 और शाम को 5 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मतलब कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप खुद ही से मतलब तैयार कीजिए और सॉल्व करिए। जैसे फॉर एग्जांपल 532 इंटू 283 ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो अप टू प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक मतलब आपका एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ेगा और आपका जो कैलकुलेशन का स्पीड भी है ना बहुत बढ़ जाएगा। और बैंकिंग एग्ज़ाम जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप तो जानते ही होंगे प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप जितना करेंगे और जितना आप सही करेंगे और जितना आप स्पीड से करेंगे आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना बढ़ जाएगा। और व्हाट प्रॉब्लम जो हम बताए SI CI प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइबन सिस्टम, टाइम एंड वर्क, इसके लिए आप सभी के पास 9-10 का बुक तो होगा ही, मैथ्स का बुक। तो आप उसको उठाइए या फिर आप NCERT की भी बुक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT का बुक PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए, बेसिक पढ़िए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ आप हर रोज़ एक DI तो सॉल्व कीजिए। एक DI हर रोज़ सॉल्व कीजिए। सुबह में एक DI, रात में एक केसलेट DI, सुबह में एक DI, रात में एक केसलेट DI, ऐसे सॉल्व कीजिए। और मेमोरी बेस्ड पेपर से आप DI सॉल्व कीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसा लेवल का DI आता है। ज़्यादा प्रीलिम्स में टफ देता नहीं है। हाँ, थोड़ा केसलेट DI थोड़ा घुमा के आ सकता है, पर अगर आपका प्रैक्टिस रहा तो अच्छे से हो जाएगा। तो आपका ये भी हो गया। और जैसे कि मैंने कहा व्हाट प्रॉब्लम के लिए आप बेसिक बुक उठाइए। बेसिक बुक NCERT आपके पास हो तो वो भी चलेगा, अगर नहीं है तो NCERT की बुक उठाइए, उसको पढ़िए, उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर मेमोरी बेस्ड पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वैसे करिए। फिर आपका जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप रीजनिंग के जैसे मॉक दीजिए। मॉक में क्या होगा ना, मॉक में पहले पहले एग्ज़ाम में आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। पर मतलब आप मॉक को मेन एग्ज़ाम के साथ मतलब कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि एक मॉक एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन क्या आता है ना, थोड़ा टफ ही देता है। तो आप मॉक एग्ज़ाम दीजिए, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको सॉल्यूशन देखिए, अच्छे से सॉल्यूशन दिया रहता है कहीं किसी भी वेबसाइट में, तो वहाँ पे देखिए। और जो जो क्वेश्चन आपको मिला है उसको भी थोड़ा आप फोकस में लेके थोड़ा सोचिए उस क्वेश्चन को कि आप सही से बना सकते हैं, थोड़ा कम टाइम में बना सकते थे क्या, तो कीजिए। तो ऐसे ही करते करते आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अच्छे से बन जाएगा। ऐसे करते करते आपका हो मतलब रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी हो जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम आपको 45 मिनट्स मिलता है। दूसरे बैंकिंग एग्ज़ाम में जो IBPS क्लर्क या फिर IBPS PO का एग्ज़ाम जब होता है तो वहाँ पे सेक्शन टाइमिंग रहता है 20 मिनट का, पर यहाँ पे कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का रहता है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, जो कैंडिडेट होता है उसको, कोई कैंडिडेट रीजनिंग में स्ट्रांग होता है या फिर कोई मैथ में स्ट्रांग होता है। तो एक बच्चा 40 क्वेश्चन करने में, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन करने में इतना मतलब खो जाता है कि वो 25 मिनट वहाँ पे मतलब दे देता है रीजनिंग में। तो बाकी बचता है 20 मिनट या फिर 18-17 मिनट, तो उसमें वो मैथमेटिक्स कर नहीं पाता। इसलिए कभी कभी रीजनिंग टोटल कटअप तो क्लियर हो जाता है मतलब रीजनिंग में हाई मतलब अटेम्प्ट की वजह से, पर सेक्शन कटअप रह जाता है। तो आप सभी को एक स्ट्रैटेजी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप रीजनिंग में या फिर मैथ में जिसमें भी स्ट्रांग हो, पर आप एग्ज़ाम के टाइम 22, 22 और 23 रूल याद करके रख चलिएगा। 23 मिनट्स आप उस सब्जेक्ट को दीजिए जिसमें आप स्ट्रांग उतना नहीं है, 22 मिनट्स आप उस सब्जेक्ट को दीजिए जिसमें आप स्ट्रांग हैं। 22 मिनट्स आप रीजनिंग या मैथ को दीजिए और 23 मिनट्स आप बाकी सब्जेक्ट मतलब रीजनिंग हो गया तो मैथ को दीजिए, मैथ हो गया तो रीजनिंग को दे दीजिए। मतलब उससे ज़्यादा टाइम आप किसी और को नहीं देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मेंस एग्ज़ाम की तरफ। मेंस एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश या फिर हिंदी रहेगा। सभी 40 क्वेश्चन आएगा। टोटल 200 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का रहेगा और 200
नंबर का रहेगा। और टोटल कॉम्पोजिट टाइम यहाँ पे 2 घंटे का। यहाँ पे भी कोई सेक्शन टाइमिंग नहीं है। हाँ, सेक्शन कटअप होता है सभी के लिए, उसको आप क्लियर करना होगा। रीजनिंग के लिए यहाँ पे भी कुछ सेम आपको ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा। सुबह में आपका पजल 2 सॉल्व करना होगा और रात में आपका सॉल्व करना होगा कि वही 2 सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में आपको देता है न्यू पैटर्न कोडिंग। न्यू पैटर्न कोडिंग आपको ढेर सारा वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर आप मेमोरी बेस्ड पेपर से भी न्यू पैटर्न कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर रह गया आपका और ऑल्टरनेट डेज पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ब्लड रिलेशन हमेशा देता है, डिस्टेंस डायरेक्शन भी देता है, और या फिर थोड़ा आता है एजम्पशन कंक्लूजन के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन, या फिर स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस। मतलब थोड़ा एक एजम्पशन दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको बताना है कि एक कंक्लूजन ठीक है कि नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहता है। अगर मैं आप सबको सच बताऊँ तो मैंने ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। जैसे पजल में आप क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, मेरा जो सॉल्व किया वो ठीक है, पर इसमें पता नहीं चलेगा। तो आप ज़्यादातर फोकस प्रीलिम्स नहीं, मतलब पजल और सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, या फिर कभी कभी आपका इनइक्वालिटीज सिलोगिज्म में मिल जाएगा, उसके ऊपर कीजिएगा। क्योंकि आप प्रीलिम्स में भी पजल सीटिंग अरेंजमेंट कर चुके हैं, इसलिए आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी मेंस एग्ज़ाम में सभी लोगों का थोड़ा डर रहता है, पर मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है ना, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। मेंस एग्ज़ाम में आपका जो पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट देगा, उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगा। अमूमन देखा जाता है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटीज़ बनता नहीं है, या फिर कभी कभी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनता है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको मेंस एग्ज़ाम में मिलेगा, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटीज़ भी बनेगा, या फिर मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटीज़ भी बन सकता है। तो आपको मतलब दिमाग में रख के क्वेश्चन को पढ़ना होगा। इसलिए मेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग टफ हो जाता है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में पेशेंस रखना होगा। आप यहाँ पे कंप्यूटर के लिए आप सभी लोग आप सभी का अगर कोई बेसिक बुक हो 11-12 में, अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़ के आए हो, या फिर ग्रेजुएशन का कोई बुक हो, या फिर 9-10 में भी पढ़ के आए हो तो कीजिए, या फिर आप NCERT का बुक डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिफाइन वेबसाइट में आपको मिलेगा IBPS RRB कंप्यूटर अवेयरनेस। आपको एक PDF मिल जाएगा, उसमें से हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन देता है और मेमोरी बेस्ड पेपर उठा के आप सॉल्व कीजिए। जनरल अवेयरनेस के लिए ज़्यादातर वेटेज रहता है करंट अफेयर्स में, मतलब जो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इसके ऊपर। तो आप जिस मंथ में एग्ज़ाम हो उससे पहले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको याद होना चाहिए। मतलब जिस मंथ में एग्ज़ाम, अगर आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर का करंट अफेयर्स तो याद होना चाहिए। अगर जुलाई से हो तो वो और बेहतर, जुलाई से दिसंबर तक आपको याद होना चाहिए, और अक्टूबर से दिसंबर थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट देके आपको पढ़ना होगा। मतलब डेट बाय डेट आपको याद होना चाहिए। और आपका बैंकिंग का पोर्शन भी मिलता है, तो बैंकिंग का पोर्शन के लिए आपको बहुत सारा वेबसाइट में मिल जाएगा। स्टैटिक पोर्शन जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बना, नेशनलाइजेशन कब हुआ, उसमें ज़्यादा वेटेज देता नहीं है, पर आप वह सब पढ़िए तो आपको ठीक होगा। ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं फर्स्ट में दीजिए, 6 महीने, पिछले 6 महीने का पढ़िए, अच्छे से निकल जाएगा। इंग्लिश में आप हिंदू पेपर खरीद सकते हैं, या फिर नहीं भी खरीदे तो चलेगा। एक ऐप आता है हिंदू ऐप, उसको पढ़िए। एनालिसिस के लिए आपको डिफरेंस वेबसाइट में मिल जाएगा, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएगा, या जहाँ पे आपको हिंदू का रिव्यू मिलता है, हिंदू को एनालिसिस करके उसको वर्ड मीनिंग भी मतलब देता है। वहाँ पे आप इकोनॉमिक न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ पढ़िए, बैंकिंग न्यूज़ पढ़िए। उससे आपका क्या होगा ना, दोनों तरफ से आपको मदद मिलेगा। एक जनरल अवेयरनेस भी आपका स्ट्रांग होगा, और दूसरी तरफ आपको इंग्लिश का जो नॉलेज है, रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में आपको आंसरिंग पैसेज 2 कम से कम मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब पैसेज का जो मीनिंग है आपको समझ में आ जाएगा। जितना आप हिंदू को पढ़ेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा, क्योंकि पहले पहले आपको समझ में नहीं आएगा, पर जब एक हफ्ते बाद आपको, मतलब ऐसे अगर एक हफ्ते आपका शेड्यूल चालू रहा तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि
ये पैसेज क्या मतलब पैसेज का मेन मीनिंग क्या है। सो आप और आपको इंग्लिश में देता है फिलर्स। फिलर्स के लिए आप मेमोरी बेस्ड पेपर में सॉल्व कीजिए, और मॉक टेस्ट भी आता है तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और आपका क्लोज टेस्ट देता है, क्लोज टेस्ट भी आपका वही हिंदू से कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लोज टेस्ट बढ़ा देता है, उसमें आपको मीनिंग पकड़ पकड़ के आपको सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चन जम्बलिंग देता है, मतलब वो भी आपको सेंस के ऊपर है, मतलब जितना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन जम्बलिंग को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब 5 सेंटेंस दे देगा और उस पर बताएगा कि कौन सा सेंटेंस पहले में आएगा, कौन सा सेंटेंस दूसरे में आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जम्बलिंग देता है। तो आप जितना हिंदू को पढ़ेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। और एक एरर भी पोर्शन भी रहता है, कभी कभी एरर पोर्शन देता है, तो इसके लिए आपका ग्रामर थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप सभी के पास क्वेश्चन मतलब ग्रामर का बुक तो रहेगा, 9-10 का सभी के पास होगा। तो नहीं है तो आप लोग थोड़ा खरीद लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको मतलब एरर पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। एरर पोर्शन में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो उसमें पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हर दिन मतलब आप मेंस एग्ज़ाम के लिए हर दिन आप मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट मत दीजिए। मतलब हम बोल रहे हैं मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कीजिए, एक सेक्शन को उठाइए, इंग्लिश लैंग्वेज को उठाए, आज सॉल्व किए, फिर एक दिन बाद फिर उसे सॉल्व कीजिए, देखिए मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आपका आया न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी अभी कुछ नहीं है, प्रीलिम्स के जैसे है, पर यहाँ पे थोड़ा लेवल अप है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेंदी आएगा, डीआई भी लेंदी आएगा। एक डीआई में 2 पाई चार्ट दिया रहेगा, जहाँ प्रीलिम्स में 1 पाई चार्ट दिया रहता है। यहाँ पे प्रीलिम्स में जहाँ 1 लाइन ग्राफ दिया रहता है, यहाँ पे 2 लाइन ग्राफ दिया रहेगा। दैट्स ऑल। मतलब यहाँ पे लेंदी हो जाता है, इसलिए आपको पेशेंस बहुत रखना होगा। क्वेश्चन टफ कुछ कुछ आता है, हम आई एग्री, बट यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, और ज़्यादातर बच्चों का क्या है, पेशेंस नहीं रहता, इसलिए मेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। प्रीलिम्स बहुत सारे क्रैक कर लेते हैं, पर मेंस एग्ज़ाम में अटक जाते हैं, इसीलिए। तो आपको जैसे कि मैंने कहा था, आपको स्क्वायर क्यूब का गेम जो चल रहा था उसको चलाना है, मल्टीप्लिकेशन भी चलाना है। यहाँ पे आप एक और भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन का जो आपका डिवीज़न रहता है, जैसे 853/245 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, वो आप कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिस भी आप डेली कीजिए, मतलब सुबह में 5 मल्टीप्लिकेशन और 5 ऐसे डिवीज़न, रात में 5 मल्टीप्लिकेशन 5 डिवीज़न, ऐसे कीजिए। हर दिन एक मेंस लेवल डीआई और एक मेंस लेवल कैसे डीआई हर दिन सॉल्व कीजिए, और 1 से 20 तक क्यूब और 1 से 30 तक स्क्वायर आपको मुँह ज़ुबानी याद होना चाहिए। ऐसे आपका मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगा। आज से ही शुरू कीजिए, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाए तो मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स आपको 1 महीना मिलता है, वो भी नहीं मिलता, 20 से 25 दिन मिलता है, 20 दिन मैक्स टू मैक्स मिलता है। मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो उसके बाद इंटरव्यू का पढ़ाव आता है, वो सिर्फ एप्लीकेबल है ऑफिसर स्केल 1 मतलब आरआरबी पीओ के लिए। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहता है, इसका मार्क्स आईबीपीएस सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करता। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो मेंस एग्ज़ाम में आपने जितना स्कोर किया उसका 80 वेटेज, और इंटरव्यू में जितना आपने स्कोर किया उसका 20 वेटेज आता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं, द टोटल मार्क्स एलोटेड फॉर इंटरव्यू आर 100, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफिसर स्केल 1-2 are as per extant guidelines. Okay, the relative weightage of online main examination interview will be 80:20 respectively for the officer cadre. Okay, तो इंटरव्यू का रोल भी बहुत अच्छे से हो आता है। अभी आरआरबी का एग्ज़ाम में आपका इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप रीजनल लैंग्वेज में दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जानना मैंडेटरी है। तो जैसे कि मैंने मतलब हम खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश और बंगला मिला के दिए थे, क्योंकि हम बंगाली मीडियम से बिलोंग करते, तो इंग्लिश और बंगाली दोनों मिला के दिए थे। तो इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर होंगे, जैसे कि मैंने कहा था, जनरल अवेयरनेस के लिए आप जैसे प्रिपेयर हो रहे थे कि बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। इसके बाद भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं आप
का जो करंट अफेयर्स है, आपका जिस मंथ में इंटरव्यू हो रहा है उसी मंथ से उसी मंथ का पूरा करंट अफेयर्स आपको याद होना चाहिए। जैसे जनवरी 20 में अगर आपका सोचिए अगर इंटरव्यू है तो जनवरी 20 का तो याद होना चाहिए। अगर दिसंबर का भी याद हो तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर जिस दिन इंटरव्यू है उससे पहले 1.5 महीने का अगर याद हो तो बहुत अच्छा है। और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसी दिन का मतलब करंट अफेयर्स न्यूज़ ज़रूर पढ़ के चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है आज के दिन का हेडलाइन क्या है बताओ। तो ऐसे आप करिए और फिर आप खुद का एक अच्छे से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा आपसे, पहला क्वेश्चन ही आएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप ढंग से बना के लिखिए। और आप दोस्तों के साथ भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, या फिर आपका पापा मम्मी जिसके साथ भी हो उनके सामने बात कीजिए। उनको बोलिए कि आप हमको इंटरव्यू करो, मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है ना। या फिर नहीं हो तो आप मिरर के सामने बैठ जाइए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, खुद को जवाब दीजिए। आप अगर खुद को ही फेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे अटक रहे हैं, या फिर कहाँ पे हम लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपको 8 क्वेश्चन पकड़ा तो उसमें 8 या फिर 7 आना ही चाहिए। नहीं, दैट्स नॉट राइट। आई मीन उसमें आपको देखेगा आपका पर्सनैलिटी कैसा है। आपको मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा ही जिसका आंसर आपको नहीं आता। तो जो आपको इंटरव्यूअर रहेगा वो आपको जांच करेगा कि आपको कैसे आता है, मतलब टफ सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि बैंकिंग जो पूरा बैंकिंग बिजनेस है, आपको जब बैंकिंग में नौकरी मिलेगा, बैंक में आरआरबी या फिर किसी भी बैंक में, तो उसमें तो प्रेशर रहता है ना, कस्टमर डीलिंग्स रहता है, तो प्रेशर बहुत रहता है। तो उस प्रेशर को कैसे आप ऑफिसर बन के हैंडल कर सकते हैं वही पूछेगा। हम नेक्स्ट में कुछ वीडियो डालेंगे इंटरव्यू के ऊपर। मैं खुद का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ऐसे आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर बनेगा। और नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम IBPS RRB का इंटरव्यू भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। हो सके तो कुछ इंटरव्यू मेंस का भी, प्रीलिम्स मेंस का भी थोड़ा कैसे स्ट्रैटेजी हो, मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, थोड़ा उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Thank you for watching this video, and do not forget to subscribe this YouTube channel. If you like the video, please hit the like button, and don't forget to press the bell icon to get update about my next videos. Till then, stay happy, keep growing. Thank you दोस्तों।